30th एंड 31st मई 2021 की जो इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है हम वो डिस्कस करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं या कोई भी लीगल करंट अफेयर्स है जो न्यूज़ होती है वो मैं इस वीकली सीरीज़ में कवर अप करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मई का मंथ हम ख़त्म कर दें और फिर हम जून के साथ स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए 30th एंड 31st मई की जो न्यूज़ है वो कवर करी है एंड एक दो और एक्स्ट्रा न्यूज़ मैंने कवर करी है मई मंथ से रिलेटेड लीगल करंट अफेयर्स। राइट, अब आप पूछेंगे किसको ये वीडियो देखनी चाहिए। लुक, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ क्लैट, तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू शुड वॉच। बहुत हेल्प करेगी आपको ये वीडियो अगर आप AILAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, BHU, ठीक है, अगर आप DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PU के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र CET के लिए कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। जो आपका लीगल न्यूज़ वाला पार्ट है, लीगल करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, वो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। इफ़ यू आर अ लॉयर, इफ़ यू आर एन एडवोकेट एंड यू वांट दैट यू शुड नो कि क्या चल क्या रहा है लीगल वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, चाहे कुछ भी है। आई नो एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिसर्च अबाउट इट, सो आई हैव डन द रिसर्च फॉर यू। मैंने आपके लिए सब कुछ ढूंढ कर आपको बताया, सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है ना। तो अगर आप सुन लेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस इशू से रिलेटेड क्या जजमेंट दिया है। तो एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड एज अ लॉ स्टूडेंट नॉट ओनली यू विल स्टे अपडेटेड बट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू राइट रिसर्च पेपर तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। नॉट ओनली दिस, आपके लिए जो जजमेंट्स है मैं डाल देती हूँ अपनी वेबसाइट पे, फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके जजमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड इफ यू वांट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस दैट आई हैव डन, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वो चेक कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Panel constituted by the Union Home Ministry to suggest reforms to the IPC, that is Indian Penal Code, is likely to propose a separate section on offences relating to speech and expression, ठीक है ना। तो एक पैनल सेटअप किया गया है, पैनल सेटअप किया है किसने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। और होम मिनिस्ट्री ने क्यों किया है, वो क्या डिफाइन करेगी, किस चीज़ को डिफाइन करेगी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब स्पीच बोलने से और जो हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो हम लिख कर एक्सप्रेस करें, चाहे हम कोई पेंटिंग बनाएं, कोई स्कल्पचर बनाएं, ठीक है, कुछ भी करें जिससे एक्सप्रेस करते हैं हम कुछ, वो ऑफेंस कब माना जाएगा वो डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, जो क्रिमिनल लॉ से डील करता है, आईपीसी क्रिमिनल लॉ से डील करता है। राइट, पढ़ते हैं। As there is no clear definition of what constitutes a hate speech in the IPC, the Committee for Reforms in Criminal Laws is attempting for the first time to define such speech. तो क्या डिफाइन करेगी ये कमिटी, हेट स्पीच, कि कब हम हेट स्पीच को क्राइम मान सकते हैं, ठीक है ना, when hate speech is punishable, ये डिफाइन करेगी। In the 267th report of the Law Commission of India, the hate speech is stated as an incitement. incitement का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, टू हेटरेट प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस, डिफाइंड मतलब किसी को प्रोवोक करना, टू हेट ग्रुप ऑफ पीपल, जो किस वजह से हेट करना, रेस, की वो एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ब्लैक्स, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उनकी वजह से, बिकॉज एक ग्रुप की फिजिकल अपीयरेंस सेम है इसलिए उनकी तरफ हेटरेट शो करना, ठीक है। एथनिसिटी, वो किस कल्चर को बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली, उसलिए उनको हेट करना। जेंडर, मेल फीमेल, बीच में डिफरेंस करना, या किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कोई बायसेक्सुअल है, LGBT कम्युनिटी की तरफ हेटरेट शो करना, कैन ऑल्सो, माइट ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट हेट स्पीच। तो अभी जो ये एडवाइजरी होती है, लॉ कमीशन क्या है, एडवाइजरी, ये एडवाइज करती है लीगल रिफॉर्म्स के लिए। तो इन्होंने 267th रिपोर्ट में ये एडवाइस किया था कि हेट स्पीच की डेफिनेशन ये दे देनी चाहिए कि हेट, जब कोई हेटरेट करे एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, जैसे LGBT कम्युनिटी है, ठीक है ना, अगर कोई लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, तो उसको लेकर अगर कोई नफरत, हेटरेट पैदा करे, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ को लेकर, ठीक है ना, कोई डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करता है एंड ऐसा कुछ, तो उन्होंने कोशिश की थी डिफाइन करने की। तो याद रखना 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, राइट। अब द
Bureau of Police Research and Development recently published a manual for investigating agencies on cyber harassment cases and defined hate speech as a language that denigrates. Denigrates का मतलब होता है to criticize, ठीक है ना? To criticize. Denigrate का मतलब होता है to criticize, insults, threatens or targets an individual based on their identity and other traits such as sexual orientation, disability, religion. मतलब ऐसा ऐसा ही कुछ, ठीक है ना? अगर कोई हेट करे, थ्रेटन करे, मतलब धमकाए उनको कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो अभी ये वाली जो कमिटी है, जो पैनल है सॉरी, वो क्या करेगा, वो हेट स्पीच को डिफाइन करेगा। और आपने क्या रखना है कि 267th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कोशिश करी थी हेट स्पीच को डिफाइन करने की। ओके, टीके विश्वनाथन कमिटी रिकमेंडेशंस। देखिए, टीके विश्वनाथन कमिटी फॉर्म करी गई थी, क्यों फॉर्म करी गई थी? टू डील विद, उनको कहा गया था कि आप बताओ कि हम कैसे डील करें साइबर क्राइम से, स्पेशली ऑनलाइन हेट स्पीच से, कि इसको बताओ कि ऑनलाइन हेट स्पीच क्या है, किस चीज को ऑनलाइन हेट स्पीच कंसिडर किया जाना चाहिए, एंड दे हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो आपको क्या रखना है, टीके विश्वनाथन कमिटी, ठीक है, ऑनलाइन हेट स्पीच साइबर क्राइम से डील करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना? द कमिटी वाज फॉर्म्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Section 66A of IT Act was added to criminalize sending of offensive messages through a computer or other communication devices, ठीक है ना? तो ये स्ट्रक डाउन हो चुका है सेक्शन 66A। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर आप जजमेंट पढ़ना चाहते हो तो मैंने ये एक्सप्लेन करी हुई है अपनी लैंडमार्क जजमेंट वाली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। Delhi High Court recognized right to be forgotten. So to understand right to be forgotten, what I'm going to do is I'm going to tell you the story of the case, the facts of the case. You don't need to remember the facts of the case. I'm just telling you so that it is easy for you to understand, right? Let's consider there is Mr. J. Now Mr. J was, there was a case related to drugs going on against him, but he was acquitted. What do we mean by acquitted? Tell me quickly, what do we mean by acquitted? Acquitted means that he is free of the charge. It couldn't be proved that he has committed the offense, right? So free of charge. Now he was acquitted. Now he was an NRI. Who was Mr. J? An NRI. So Mr. J went back to UK, that is England, and there he studied law. What he studied? There he studied law. Now when he studied law, he went out to get a job, right? Now whenever he would go for to find a job, and whenever personal verification would take place, now normally whenever personal verification takes place online, also everything is checked, your Facebook, your everything, what comes on Google, right? Whenever people would check on Google, this case would pop up, this case would pop up, right? And he said because of this judgment which is there online, whenever people put my name, this judgment comes, I am not able to get a job, I'm not able to get a good job, like what I deserve I'm not able to get because of this judgment. So what was his prayer? His prayer was removal of judgment from all the platforms, recognizing the right to privacy. He said, I have a right to privacy, and under that these judgments should be deleted. So तो उन्होंने कहा कि जो ये ऑनलाइन जजमेंट अवेलेबल है ये नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव राइट टू प्राइवेसी। सो ये जो ऑनलाइन जो जजमेंट डिलीट करवाना है या इंफॉर्मेशन डिलीट करवाना है, दिस कैन बी टर्म्ड एज राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट? दिस कैन बी टर्म्ड एज राइट टू बी फॉरगॉटन। अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स डू इट। द राइट टू बी फॉरगॉटन इज द राइट टू हैव पब्लिकली available personal information removed from the internet, search, databases, websites, or any other public platforms once the personal information in question is no longer necessary or relevant. ठीक है ना? इट इज राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करवाने की राइट को राइट टू बी फॉरगॉटन कहा गया है। ये इंटरनेट पे प्लेस हो सकती है, किसी सर्च डाटाबेसेस में, वेबसाइट पे हो सकती है, किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना? और कब रिमूव हो सकती है? जब इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी और relevant, ठीक है ना? अब because the person was acquitted in the case, so this judgment he said was no longer relevant because he was free of the charge and this was affected him. So this is what is right to be forgotten. Right now, the right to be forgotten has been recognized as a statutory right in the European Union under GDPR. We have read about General Data Protection Regulation, right? So right to be forgotten has been recognized by the European Union under
data protection regulation, right? Now, in India, in K.S. Puttaswamy versus Union of India, it was observed it would mean that an individual who no longer is desirous of his personal data to be processed or stored should be able to remove it from the system where the personal data information is no longer necessary, relevant or is incorrect and serve no legitimate interest. ठीक है ना? Incorrect है तब भी अगर वो कोई interest serve नहीं कर रहा है, no longer required है, तो वो remove करवा सकते हैं. This is what is right to be forgotten. I hope you will understand it because of the story. You are able to relate. Okay. Right to privacy includes right to be forgotten. So right to privacy is equal to right to be forgotten plus right to be left alone. Please make a note of this. मतलब जो हमारी right to be forgotten है वो कहाँ से arise होती है? Right to privacy से, right? Privacy से. The apex court asserted that this right cannot be exercised where the information or data is necessary. ये right कहाँ पे exercise नहीं हो सकती ये भी बताया गया है, जहाँ पे we are exercising the right of freedom of expression and information, compliance with legal obligations, the performance of a task carried out in public interest or public health, archiving purposes in the public interest. मतलब archiving मतलब storing information in public interest, right? It could be storing information wherein it is not easily available. It can be that thing also. Scientific or historical research purposes or statistical purposes, the establishment, exercise or defense of legal claims. So there are certain, it is not that right to be forgotten anyone can go and say okay fine, this information should be taken off. There are certain circumstances wherein the person cannot exercise this right. Okay. India, there is no law that specifically provides for the right to be forgotten. However, the Personal Data Protection Bill 2019 recognized this right. So we have studied about PDP bill, that it is a bill that has been referred to the joint committee. It is under discussion. And it says till now, because it is just a bill, it is not a law. So there is no law which deals with right to be forgotten. But yes, a bill, that is Personal Data Protection Bill, recognizes right to be forgotten. You need to remember that till the time bill doesn't becomes a law, it is not applicable, right? Section 20 of the bill gave an individual the right to restrict or prevent the continuing disclosure of their personal data when such data. अब इसके अंदर सेक्शन 20 के अंदर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बताया हुआ है कि कब आप रिमूव करवा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो डिस्क्लोजर ऑफ इन पर्सनल डाटा. ठीक है. Has served the purpose for which it was collected or is no longer necessary for said purpose, was made with the consent of individual, which consent has since been withdrawn. ठीक है. consent से कोई information ली गई थी but अब the person has withdrawn the consent. ठीक है. was made contrary to the PDP bill or any law in force. ठीक है ना. ये जो personal information ली गई थी, it was not in sync with the law, that is Personal Data Protection Bill के sync में नहीं है, तब भी remove करनी पड़ेगी. However, the provision made this right enforceable only on an order passed by the adjudicating officer appointed under the bill. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके बोल देगा वेबसाइट को कि ये हटाओ. Adjudicating officer decide करेगा that should the information be removed or not, right? While passing such an order, the adjudicating officer is required to take several things into account. ठीक है ना. वही certain circumstances, under certain circumstances only you can get the information removed. Okay. In November 2020, Orissa High Court, in one of the cases, that is Subhranshu Raut versus State of Orissa, examined the right to be forgotten. So in India, though there is no particular law, there is a bill wherein right to forgotten has been talked about. In K.S. Puttaswamy, Supreme Court talked about it. Then Orissa High Court talked about it, and now the Delhi High Court also did. Right. So as a remedy for victims of sexually explicit videos, pictures often posted on social media platforms by spurned lovers to intimidate and harass women. Right. The court had noted that information in the public domain is like toothpaste. Once it is out of the tube, one can't get it back in, and once the information is in the public domain, it will never go away. Read the facts of the case a little bit so you'll understand. The court was hearing a bail application filed by a person accused of raping a woman and uploading photos and videos of the act on Facebook to blackmail her. So there was this person who raped a woman. Not only he raped the woman, उसने rape ही नहीं किया, उसने videos बनाई और Facebook पे upload कर दी और woman को blackmail किया.
While denying him bail, the court looked into the international case laws on the right to be forgotten, while highlighting the need to recognize the right to be forgotten in cases like these. तो वो कहते हैं कि ऐसे cases के अंदर right to be forgotten for sure recognize होनी चाहिए. कोई videos हैं, pictures हैं जो appropriate नहीं हैं, जो किसी की reputation को ruin करते हैं, तो for sure right to be forgotten जो है वो exercise करनी चाहिए, ठीक है ना. और उन्होंने कहा this should be recognized, right to be forgotten should be recognized, right. In its order in the Zorawar Singh Mundi case, so ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जिसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, also noted that where a court order is demanded to be taken down, the court will be required to examine the right to privacy of the petitioner on one hand, ठीक है ना. right to privacy examine करेंगे petitioner की. petitioner कौन होता है? जिसने केस फाइल किया है. people, you should know these terms really well. petitioner is the person who has filed the case, right. so यहाँ पे कहा है कि एग्जामिन क्या करेगी, कोर्ट की क्या ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करे कि ऑन वन साइड, अगर वन साइड क्या है, राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पर्सन हु हैज फाइल्ड द केस, दैट इज द पिटिशनर, एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल रिकॉर्ड्स ऑन अदर हैंड, ठीक है ना. राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक को, अब जो लॉयर्स होते हैं वो कितने सारे केसेस ढूंढते हैं और किसी और को बचाते हैं, ठीक है ना. वो वाली राइट भी वायलेट नहीं होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जुडिशियल रिकॉर्ड्स में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते कि ठीक है कोई भी जजमेंट पब्लिक नहीं होगी, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन है. ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब सबको पता होना चाहिए सब कुछ कि क्या हो रहा है इस केस में, क्या हुआ, तो वो भी ध्यान में रखते हो. मतलब एक तरफ एक पर्सन की राइट टू प्रिवेसी है और दूसरी तरफ राइट टू इंफॉर्मेशन है और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, ठीक है. बिकॉज दीज जजमेंट्स हेल्प अस सेव समवन एल्स ऑल्सो, बिकॉज इट इज द जजमेंट. इफ देर इज अ जजमेंट, we lawyers, what we do, lawyers, what do the lawyers do? They take the judgment and say that same facts, look, same facts, the person has been acquitted. This is applicable to my case also. That thing also needs to be taken into consideration. Supreme Court demands speedy completion of national database for unorganized workers. So unorganized workers किन को कह सकते हैं हम? होम बेस्ड वर्कर्स को कह सकते हैं, ठीक है ना. होम बेस्ड वर्कर्स मतलब जो घर से छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड जो वल्नरेबल हैं, ठीक है ना, वल्नरेबल हैं जो बहुत ज़्यादा, ठीक है. फाइनेंशियली जो जिनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वीवर्स को हम कह सकते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. प्लांटेशन लेबरर्स जो हैं, ठीक है, जो लेबरर्स हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि इनसे रिलेटेड जो डाटा है, मतलब जो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो डाटा आपको इकट्ठा करना है. क्यों इकट्ठा करना है? सो दैट जो स्कीम्स हैं, इनके बेनिफिट के लिए जो स्कीम्स हैं वो इनके तक पहुंचाई जा सके, राइट. तो पढ़ लेते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स शुड बी कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. कॉमन नेशनल डाटाबेस फॉर ऑल ऑर्गेनाइज वर्कर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट्स इन द इंटायर कंट्री. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक कॉमन नेशनल, प्लीज मेक नोट्स, कॉमन नेशनल डाटाबेस बनेगा, ठीक है ना. ये ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज कोविड आया, जैसे ही कोविड आया माइग्रेंट वर्कर्स अपनी स्टेट की तरफ जाने लग गए और किसी के पास भी डाटा नहीं था कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कौन कहाँ पर है. तो इसलिए एक रीज़न, वन ऑफ द रीजंस क्यों हमें कॉमन नेशनल डाटाबेस चाहिए कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं या जो वर्कर्स हैं कहीं पर भी हों, उनकी हेल्प जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो उन तक पहुंच सके. और वो कैसा होगा, कैसे होगा? जब हमारे पास उनका डाटा होगा, ठीक है ना. हमारे पास उनका नाम, उनका बैंक अकाउंट, सब कुछ होगा, उनका एड्रेस, राइट. Process which has been initiated by Ministry of Labour and Employment for creating a national database for unorganized workers should be completed with collaboration and coordination of the states, which may serve registration for extending different schemes by the states and center. ठीक है, उन तक स्कीम्स पहुंचाने के लिए हम ये कॉमन नेशनल डाटाबेस बना रहे हैं. कौन बना रहा है ये डाटाबेस? वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बना रही है, राइट. ओके. अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008. तो पहले सोशल सिक्योरिटी एक्ट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए 2008 ये था, अब ये रिपील हो गया, तो नया एक्ट आ गया, उसका नाम है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020. प्लीज नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. In section 112 of the Code of Social Security 2020, registration of unorganized workers, gig workers. अब unorganized workers नोट कर लीजिए. unorganized workers कौन है? जो घर से अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई काम, किसी के एम्प्लॉय नहीं है घर से, ठीक है ना, वो नहीं, अपना कोई होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है. और कौन से होंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो, या फिर जो वेज वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और या फिर और वेज वर्कर्स, ये हम मानते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है ना. मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखा
देखा जाए तो इनकी जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, राइट। तो उसके बाद गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं कि कभी कॉन्ट्रैक्ट आया कभी नहीं, तो ये भी वल्नरेबल हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जिसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है और ये इंडिविजुअल इनके लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली लोगों के लिए कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सर्विस दे रहे हैं। आपके दिमाग में क्या आता है, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और डायरेक्टली हमें फूड या फिर जब हमें टैक्सी चाहिए होती है तो हमें लेकर जाते हैं, राइट। तो ये वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना। इज कंटेम्पलेटेड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसमें कहा गया, सेक्शन 112 कहता है ऐसे वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन डाटा कलेक्ट करना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी क्या है, इज एनी गवर्नमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स मॉनेटरी असिस्टेंस टू पीपल विद एन इनएडिक्वेट और नो इनकम, ठीक है ना। जिनको मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए उन लोगों की जिनकी इनएडिक्वेट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, जब लॉकडाउन चल जाता है तो करता है ना, उबर ओला को सबसे ज़्यादा पहले हिट करता है, जोमेटो, स्विगी, लोग नहीं खाना चाहते बाहर से, तो इनकी जो इनकम है वो तो बंद हो गई एकदम से, ठीक है ना। तो इन लोगों की हेल्प करने के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन, इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गिग वर्कर मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट और ये सब कुछ, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, मीन्स अ वर्कर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सर्विसेज यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, उबर, ओला, जोमेटो, ठीक है ना। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे बिल्कुल, और अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ओके, स्कोप ऑफ सेक्शन 304B इन डाउरी डेथ्स वाइडन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्लीज पे अटेंशन। Section 304B, dowry death. Let's read the bare provision quickly. Now, where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances. तो हमारा फर्स्ट क्या है, डेथ ऑफ अ वुमेन होनी चाहिए, नंबर 1, ये इसेंशियल निकलता है। नंबर 2, कैसे हुई होनी चाहिए, बर्न से या फिर बॉडीली इंजरी से या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं, ठीक है ना। अकर्स अदरवाइज दैन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ओके फाइन, ये दो हो। तो और क्या चाहिए हमें, डाउरी डेथ, अगर डाउरी डेथ कहेंगे कि हुई है विद इन 7 years of her marriage, within 7 years of marriage, and it is shown that soon after her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for यहाँ पे husband के बाद for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death. Now why I have marked like this, why I am, when I tell you that हम एक bare provision में से essential ingredients निकालेंगे, तो मैं क्या, इसका मतलब क्या होता है, मेरा मतलब ये होता है कि वो सेक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। सेक्शन या आर्टिकल कुछ भी है जो डिफाइन क्या होता है, उसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है कि अगर ये हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है कि नंबर 1 क्या है, डेथ ऑफ द वुमेन हुई है, ठीक है। नंबर 2 कैसे हुई है, या तो बर्न से हुई है, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर दिया, और मतलब इन दोनों में से एक, या फिर इन तीनों में से एक रादर, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई डेथ, बर्न से हुई या बॉडीली इंजरी से हुई, तो हम क्या कहेंगे जी, डाउरी डेथ है। इस इंग्रेडिएंट है, ये सेकंड इंग्रेडिएंट है, ठीक है। विद इन 7 years ऑफ अ मैरिज, अगर विद इन 7 years ऑफ मैरिज, अब विद इन 7 years ऑफ मैरिज डेथ हुई होनी चाहिए, तब हम उसको डाउरी डेथ बोलते हैं। और क्या शो होना चाहिए, शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट। तो देखिए अगर हम मार्क करते हैं तो ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या है कि उसके हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ने उसको सब्जेक्ट किया हो क्रुएल्टी या हरासमेंट में, क्रूअल बिहेवियर क्या हो या उसको हैरास किया हो, फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, मतलब डिमांड किस चीज की हो, डिमांड ऑफ डाउरी से रिलेटेड, ठीक है। सच डेथ इज कॉल्ड डाउरी डेथ। तो मैं, आपने जब आपका एग्जाम है या आप एक लॉ स्टूडेंट हो यार, एक एडवोकेट हो, आपको ऐसे ही निकालना है। स्पेशली क्लैट जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो यही करना है, दे शुड बी एन एक्सपर्ट, ठीक है ना, ये करने के अंदर, ठीक है। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ. Explanation for the purpose of this subsection dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961. Whoever commits dowry debt shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. Minimum 7 years की सजा होगी and it can extend to life imprisonment
ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये हमारा डाउरी डेथ की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ना एक बारी थोड़ा सा अटेंशन मुझे चाहिए आपका। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्ड जो कोर्ट ने अच्छे से बताया वो ये है। देखिए यहाँ पे आ रहा है एक फ्रेज, इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry। क्या है यहाँ पे, soon before her death। अब ये soon before her death क्या माना जाएगा कि 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 1 साल पहले, 2 साल, क्या? तो कोर्ट ने ये डिफाइन करने की कोशिश करी है, और कोर्ट ने ऐसे ही, मतलब यू नो व्हाट दिस जजमेंट, एवरीवन, इफ यू वांट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, इफ यू आर एन एडवोकेट, यू शुड रीड दिस जजमेंट। आपको पता चलेगा कैसे कोर्ट ने कैसे सारे सेक्शंस को कनेक्ट किया है। ठीक है ना, जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो, चाहे वो मूट कोर्ट है, चाहे रियल आर्ग्यूमेंट है, तो आपको यही करना होता है। सो प्लीज रीड दिस जजमेंट। ऑब्वियसली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री में लिंक्स डाउनलोडेबल जजमेंट्स आपको मैं अवेलेबल करवाती हूँ हमेशा। तो ये जजमेंट आप जरूर पढ़ रहे हो, एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, आप आर्टिकल भी सबमिट कर सकते हो लॉगिरी को। अगर आर्टिकल बहुत अच्छा होगा तो हम पब्लिश कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। चलिए चलते हैं। द लेजिस्लेचर यूज द वर्ड्स सून बिफोर, मैंने मार्क करवाया था बेयर प्रोविजन में, सून बिफोर, दे डिड नॉट मीन इमीडिएटली बिफोर। तो कोर्ट कहती है कि सून बिफोर का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली बिफोर, कि डेथ हुई 8:10 पर, 8 o'clock शी वॉज harassed, नो, अदर दे लेफ्ट इट्स डिटर्मिनेशन इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट। वो क्या कह रहे हैं कि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे, तो हम आपको एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दे सकते। जैसे डाउरी डेथ है, डिफाइंड है ना, कि डाउरी डेथ का मतलब इसेंशियल तो डिफाइन कर दिया ना, कि वुमेन की डेथ हुई है, बर्न से हुई है, या बॉडीली इंजरी से हुई है, या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुई है, तो डिफाइन कर दिया उन्होंने। बट वो कहते हैं हम ये जो वर्ड है सून बिफोर, इसको नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि ये क्या, कोर्ट्स को डिसाइड करना पड़ेगा हर केस के according, right? No straitjacket formula can be given, can therefore be laid down by the court to define what exactly the phrase soon before entails। ठीक है, now in relation to dowry debts, the circumstances showing the existence of cruelty or harassment to deceased are not restricted to a particular instance but normally refer to a course of conduct। क्या कह रहे हैं वो कोर्ट, क्या कह रही है, it refers to a course of conduct। ठीक है ना, मतलब थोड़ी चीजें होती रहती हैं, एंड उसके बाद फाइनली मोस्ट केसेस के अंदर ये होता है डाउरी डेथ। तो जो जिस केस के अंदर ये कहा गया, उसके अंदर द लेडी वॉज बींग harassed much before her death took place, like immediately after her marriage demands came up। जो वो लड़की अपने घर वालों को बता रही थी, जब उसके ब्रदर्स भी जाते थे लड़की के घर, तो वहां पे उनको पता चल रहा था कि हाँ डिमांड हो रही है डाउरी की, तो वो प्रूव हुआ ऑन रिकॉर्ड कि हाँ डाउरी की डिमांड पहले से हो रही थी। ठीक है ना, अब इमिजिएटली बिफोर का तो किसी को भी नहीं पता चलेगा ना, बिकॉज जब डेथ हुई, अगर डेथ हुई तो डेथ मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में इसीलिए हुई क्योंकि कोई लड़की का अपना वहां पे था ही नहीं जो उसको बचा सकता होता, राइट? वहां पे कोई भी नहीं था जो उसकी साइड ले सकता और उसको बचा सकता। अगर कोई ऐसा होता तो डेथ ही ना होती, राइट? तो ये प्रूव करना कि जब उसकी डेथ हुई या उसकी डेथ से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले क्या हुआ, इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू नो, क्योंकि वो लड़की को ही पता है जो जिसकी बेचारी की डेथ हो गई। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोर्स ऑफ कंडक्ट देखोगे, आप चेन बनाने की कोशिश करोगे कि हाँ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर लग रहा है क्या कि डाउरी की डिमांड हुई थी, हो रही थी, तब आप मतलब ये सून बिफोर का मतलब आप इमिडिएटली बिफोर नहीं लोगे, बल्कि आप देखोगे कि पहले क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। ठीक है, therefore courts should use their discretion to determine if the period between the cruelty or harassment and the death of the victim would come within the term soon before। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया कि जो soon before फ्रेज है उसका मीनिंग किसको पावर दी गई है, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है जब जजेस को पावर दे दी जाती है कि जजेस इसका हम कोई क्लियर कट, जैसे स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला डिस्कस किया ना हमने, कि हम ये नहीं कह सकते कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि सून बिफोर है। बट सून बिफोर एक टर्म ऐसी है कि हम उसको क्लियर कट डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये वेरी करेगी हर केस के अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिशन का मतलब होता है जजेस को पावर दे दी गई है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअलाइज इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी केस। ठीक है ना, बट उन्होंने एक
ब्रॉड डेफिनेशन दे दी है टर्म सून बिफोर को, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। कोर्ट शुड यूज देयर डिस्क्रिशन टू डिटर्मिन इफ द पीरियड बिटवीन क्रुएलिटी एंड और हरासमेंट एंड द डेथ ऑफ द विक्टिम वुड कम विद इन सून बिफोर, ठीक है ना, कि क्या उसको हैरास किया गया, एक्चुअल में हैरास किया गया, तो वो और क्या वो पीरियड बिटवीन क्रुएलिटी और हैरासमेंट एंड अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द विक्टिम, क्या ये सून बिफोर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये किसके पास पावर है, ये जजेस के पास। व्हाट इज पिवटल मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द अबव डिटर्मिनेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक between the cruelty and the consequential death of the victim, मतलब एक लिंक होना चाहिए harassment के बीच में प्लस डेथ के बीच में, ठीक है ना। एक लिंक क्रिएट होना चाहिए बिटवीन हरासमेंट एंड अल्टीमेटली द डेथ, मतलब डेथ का रीजन क्या होना चाहिए, हरासमेंट और क्रूएलिटी फॉर डाउरी, ठीक है ना, वो रीजन होना चाहिए डेथ का। दैट इज व्हाट इज दे आर सेइंग कि प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक होना चाहिए डेथ के बीच में और क्रूएलिटी के बीच में, right? When the prosecution shows that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, a presumption of causation arises against the accused under section 113B of the Evidence Act, ठीक है ना। एक बार हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े डाउरी डेथ के, वो पूरे हो गए, प्लस ये प्रूव हो गया कि सून बिफोर, ठीक है ना, सून बिफोर हर डेथ सच वुमेन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट बाय सच पर्सन फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। तो इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि डेथ किसने कॉज करी है, अक्यूज ने ही कॉज करी है अंडर सेक्शन 113B। वंस दिस इज प्रूव्ड तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा। प्रिजम्पशन का मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो मान लीजिए एक अक्यूज्ड है, ठीक है ना, तो अब ए को चांस मिलेगा अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने का, उसको क्या कहते हैं, रिबटल। वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, एंड वो अपनी साइड रखने की कोशिश करेगा एंड प्रूव करने की कोशिश करेगा या करेगी दैट पर्सन इज नॉट द रीजन। तो ठीक है ना, रिबटल इज बेसिकली टेलिंग द मतलब अक्यूज अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएगा, right? Section 113B Evidence Act. Let's understand this word first. Presumption as to dowry death. When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman, जब एक question है कि if the person has committed the dowry death of a woman तो क्या होगा, and it is shown और ये दिखा दिया जाता है that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है ना। It is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment or connection with any demand for dowry, मतलब dowry, then the court shall presume, shall means for sure, mandatory, जब shall word यूज कर दिया जाता है किसी भी बेयर प्रोविजन के अंदर, that is mandatory। may के अंदर discretion, right? But shall means mandatory, the court is bound to, right? The court shall presume that such person has caused the dowry death, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डाउरी डेथ के इंग्रेडिएंट्स पढ़े, वो तो होने ही चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ये वाला भी प्रूव हो जाता है, मतलब सून बिफोर हर डेथ जब प्रूव हो जाता है तब तो प्रिज्यूम होगा कि किसने डेथ कॉज करी है, द accused कौन होता है, जिसके अगेंस्ट चार्जेस एंड दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ, ठीक है ना। नाउ द प्रिजम्पशन ऑफ कैजुअलिटी दैट अराइजेस कैन बी रिबटेड बाय द अक्यूज। रिबटेड का मतलब अपोज करी जा सकती है, उसके पास पावर है टू रिबट, वो अपनी साइड की स्टोरी बताएगा, कौन, अक्यूज्ड, राइट। The usage of rebuttal presumption of causality under section 113B Evidence Act creates a greater responsibility on judges, defense and prosecution. कोर्ट कह रही है कि जो कोर्ट है, जो जजेस हैं, जो डिफेंस है, प्रोसिक्यूशन है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये रिबटल है वो अच्छे से हो, ठीक है ना। नाउ दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वो कह रही है दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ड्यूरिंग कंडक्टिंग क्रिमिनल ट्रायल्स रिलेटिंग टू सेक्शन 304 IPC. It is a matter of grave concern that often trial courts record the statement of an accused under section
313 CRPC, that is power to examine the accused in a very casual and cursory manner without specifically questioning the accused as to his defense. Normally जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जब स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होता है, तो बहुत कैजुअली वो स्टेटमेंट होती है. ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, अक्यूज की. इट ऑट टू बी नोटेड दैट द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 CRPC cannot be treated as a mere procedural formality as it is based on the fundamental principle of fairness. वो क्या कह रहे हैं कि ये एक mere formality नहीं है, it is based on fundamental principle of fairness. ये उसकी right है अक्यूज की कि वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी भी बताए और कोर्ट्स को ये अच्छे से जो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड है, ये जो प्रोसीजर है, ये अच्छे से करना चाहिए. राइट तो ये हमारा मतलब अब क्या हो गया कि अगर प्रूव हो गया, सून बिफोर प्रूव हो गया, तो किसके आगे प्रिजम्पशन क्या होगी कि अक्यूज ने ही कमिट किया है, फिर अक्यूज अपनी स्टोरी बताएगा एंड फिर आगे केस चलेगा. ठीक है. अब the second contentious part relating to section 304B IPC is that it does not take a pigeonhole approach in categorizing death as homicide, suicidal or accidental as was done earlier. ठीक है ना. तो अब वो कोर्ट क्या कह रहे हैं कि एक और चीज जो कोर्ट्स करते आ रही हैं वो नहीं करेंगे अब से, कि एक पिजन होल अप्रोच. पिजन होल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, किसी चीज को डिफाइन कर दिया और उसके बाद कहा कि ये वाले जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है ये पूरे होते हैं तो ये ऑफेंस है, नहीं तो नहीं है. ठीक है ना. तो कोर्ट ने कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाली अप्रोच अब नहीं लेंगे. किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कि उस डेथ को डिफाइन करने के लिए. क्या ये होमिसाइडल थी, होमिसाइडल मतलब मर्डर था, ठीक है. क्या ये सुसाइडल थी मतलब आत्महत्या थी, या फिर एक्सीडेंटल मतलब गलती से डेथ हो गई. ठीक है ना. ये वाली कैटेगराइज नहीं करेगी अब से कोर्ट कि ये होमिसाइड था, सुसाइड था या फिर एक्सीडेंटल था, ये अब नहीं करना है. ठीक है ना. Therefore, if all the other ingredients of section 304B IPC are fulfilled, any death whether caused by burns or by bodily injury or occurring otherwise than under normal circumstances shall, as per the legislative mandate, be called a dowry death, and the woman's husband or his relative shall be deemed to have caused her death unless proved otherwise. ठीक है ना. तो ये अगर इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे होते हैं तो वो डाउरी डेथ मानी जाएगी. The High Court of Manipur allowed 7 Myanmar nationals who entered India secretly following the February military coup to travel to New Delhi to seek protection from United Nations High Commissioner for Refugees. Now, नेशनल्स फॉर म्यांमार के रहने वाले लोग इंडिया एंटर कर गए कब, जब फरवरी में वहाँ पे मिलिट्री काउप हुआ. मिलिट्री काउप मतलब जब गवर्नमेंट इन पावर होते हैं उसको ओवरथ्रो कर मिलिट्री जो है वो पावर में आ गई म्यांमार में. ठीक है ना. तो अब मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या अलाउ किया कि ये लोग जाकर न्यू दिल्ली में जाकर UNHCR में जाकर प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं. तो बेसिकली UNHCR इनको एक कार्ड दे देगा जो इनको रिफ्यूजी स्टेटस दे देगा एंड दे कैन स्टे इन इंडिया एज रिफ्यूजीज. राइट. Though India is not a party to UN refugee conventions, the court observed that the country is a party to Universal Declaration of Human Rights of 1948 and International Covenant on Civil and Political Rights 1966. We are going to read about them. Please make a note of this. The far-reaching protection. कोर्ट ने क्या कहा कि दो हमने रिफ्यूजी कन्वेंशंस नहीं साइन किए हुए, बट जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम उसको इंटरप्रेट करें तो वो इंक्लूड करता है राइट ऑफ नॉन रिफाउलमेंट. Right of non-refoulement क्या है? Non-refoulement is the principle under international law that a person fleeing from persecution from his own country should not be forced to return. Persecution मतलब जिससे वहाँ पर जिसे harass किया जा रहा है, cruel behave किया जा रहा है. अगर कोई हम non-refoulement का मतलब होता है a person fleeing मतलब वो persecution से flee कर रहे हैं, भाग रहे हैं from his own country, should not be forced to return. ठीक है ना. Out of the 7, 3 are journalists who were working with the Mizima news service banned by the military junta. ठीक है ना. उसमें से जो 3 हैं वो जर्नलिस्ट हैं जो एक न्यूज़ चैनल के साथ काम करते थे, जो कि मिलिट्री जो है उसने बैन कर दिया है, तो इसलिए वो भाग रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज क्या है? UNHCR, the UN refugee agency saving lives, safeguarding the rights and providing a better future of refugees forcibly displaced communities and stateless people. ठीक है ना. तो they are safeguarding the rights and providing better future to the refugees, saving their lives
तो इसलिए ये एजेंसी है, राइट। नाउ द UNHCR was established in 1950 in the wake of the mass displacements caused due to the Second World War. Reason was Second World War in Europe. It is headquartered at Geneva, Switzerland. Very important for all law entrance exams. Very, very important. What is UN Refugee Conventions? It is a United Nations multilateral treaty that defines who is a refugee. ठीक है, ये एक ट्रीटी है जो डिफाइन करती है कि रिफ्यूजी कौन है, ठीक है। सेट्स आउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ग्रांटेड असाइलम। असाइलम मतलब मान लीजिए देयर इज अ पर्सन ए हु बिलोंग्स टू XYZ स्टेट, राइट, एंड ही रन्स अवे टू DEF स्टेट, राइट। नाउ ही इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज स्टेट, वो अपनी स्टेट से भाग रहा है, उसको अपनी ही स्टेट से खतरा है, तो ए DEF स्टेट में आ गया और DEF स्टेट उसको प्रोटेक्शन ग्रांट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, असाइलम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कन्वेंशन है डिफाइन करता है कि रिफ्यूजी कौन है, ठीक है, उनकी राइट्स क्या हैं, उनको हु आर ग्रांटेड असाइलम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशन, ठीक है ना। जो स्टेट, जो नेशन उनको असाइलम ग्रांट कर रहा है, प्रोटेक्शन ग्रांट कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये डिफाइन करता है। ओके guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. If you did, then do not forget to like this video, share this video and do subscribe to Lawgiri's YouTube channel. और अगर आप देखना चाहते हैं previous episodes of legal current affairs तो सारे के सारे description box में होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको judgments पढ़ने को मिले और बिल्कुल फ्री के अंदर सारे PDFs मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। I'll see you in my next video. Till then, Lawgiri signing off. Bye.